पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आप बेस्ट होंगे तो। और करियर पीसीएम और पीसीबी में डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत करियर है, कम से कम 30 से 40 करियर। आईआईटी में कम से कम 40% ड्रॉप रेट है। क्या आपको मालूम है ये बात? मुझे कौन से फील्ड में जाना है तो मुझे कौन सा कंट्री चुनना चाहिए? एक यूजी के लिए ज़्यादा चाहिए कि पीजी के लिए ज़्यादा चाहिए? इटली में पढ़ाई बहुत सस्ती है। अच्छा, वो आपको 100% नहीं देते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स देते हैं। मिड एज में मैं अपना करियर या तो स्विच करना चाहूँ या अपने ही करियर को बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहूँ, तो क्या संभावना है? आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, जहाँ पे आप 18 महीने में वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। हम लोगों की आदत है वी टॉक डाउन टू किड्स, वी नेवर टॉक विद देम, क्योंकि हमें लगता है अरे अभी तो ये मेरा बच्चा था ना। और बच्चों के लिए ये है कि माँ बाप को थोड़ी पेशेंस से सुनिए। हम होते ना बच्चे, जब माँ बाप बोलते हैं उनके कान बंद हो जाते हैं। नमस्ते, मैं पारुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा कि सब कहते हैं लाइक और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, कई बार हमें ज़िंदगी में पता होता है पहले से ही कि हमें ज़िंदगी में क्या बनना है और उस तरह की क्षमताएं भी हमारे अंदर होती हैं। उन पर काम करते हुए चले जाना और अपने लक्ष्य को पा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार हमें नहीं मालूम होता है कि हमें क्या करना है। हमारे बच्चे या हम किस तरह के विषय लेके आगे की अपनी पढ़ाई करें, कौन से क्षेत्र में हमें जाना है और उसके लिए हमें किस समय पर क्या क्या करना होगा। जब इन सब चीज़ों की आजकल के समय में खासकर ज़रूरत महसूस होती है, तब इस असमंजस से निकलने के लिए ज़रूरत होती है एक करियर काउंसलर की, जो हमें सही राह दिखाते हैं कि हमें कौन से विषय चुनने चाहिए और बच्चों को किस उम्र से ही अपने करियर को चुन लेना चाहिए और उस तरफ काम करना चाहिए। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं करियर काउंसलर सुप्रिया कुमार जी। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं पारुल में। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के साथ बात करने की और उन्हें समझाने की कि काउंसलिंग से उनकी ज़िंदगी कितनी संवर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक बार हमें बता देंगे तो? तो मैम, मैं करियर काउंसलर हूँ, पिछले 5 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ। मैंने साइकोलॉजी करी हुई है, मैंने बहुत सारी करियर काउंसलिंग की सर्टिफिकेशंस करी हुई है, मैंने निफ्ट से डिज़ाइनिंग भी करी हुई है। तो मेरा ऑलरेडी, मैं एक्सपोर्ट भी करती हूँ, फैशन इंडस्ट्री से भी कंसर्न्ड है, लेकिन वो मेरा जैसे कहते हैं वो मेरे खून में है और ये मेरे दिल में है। अच्छा। तो ये मैं दिल के लिए चलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चा अपनी पूरी जिसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी पा लेता है तो मैं सफल होगी, आई एम सक्सेसफुल। तो ये डेफिनेशन मेरे सक्सेस की है, सबकी अलग अलग होती है। मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर मैंने किसी एक बच्चे के करियर में कुछ फ़ायदा करा दिया और वो 20 साल बाद भी मुझे याद करेगा कि हाँ मुझे वो मैम मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये भी कर सकता हूँ, तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। सुप्रिया जी, क्या सही उम्र है बच्चे के लिए उसका फ्यूचर का करियर की लाइन चुनने के लिए कि उसे किस क्षेत्र में जाना है? 9th 10th 11th कब हमें ये सोचना चाहिए और उस पर काम शुरू करना चाहिए? देखिए मैम, उम्र तो खैर जितनी जल्दी आप बच्चे को ये अवेयर करा दोगे कि उसके अंदर क्या है, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो जिसे कहते हैं ना कि जब हम गाड़ी में चलते हैं, पेरेंट्स अगर गाड़ी चलाएंगे और बच्चे को पीछे बिठाएंगे वर्सेस बच्चा गाड़ी चलाएगा और पेरेंट्स पीछे बैठेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो जितनी जल्दी बच्चे को पता होगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या करना है, उतना उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए उसको डायरेक्शन देना भी आसान हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, हम बोल रहे ट्यूशन में जाओ, वो सुनता नहीं है। जब आपने उसे बता दिया कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, वो अपने आप जाएगा। वो उल्टा आपको बोलेगा कि मुझे ये भी करा के दो, मुझे वो की करा के दो, क्योंकि मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में।
सो जितनी जल्दी आप करें उतना अच्छा। 8वीं सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन ये डिसीजन फिर से पेरेंट्स का है। जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा इतना मैच्योर हो गया है कि वो अपने बारे में सोच सकता है, तो कई बच्चे 8वीं में बहुत मैच्योर होते हैं और कई बच्चे 9वीं में जाके मैच्योर होते हैं। तो जितनी जल्दी आप करें उतना उनके लिए अच्छा है, अपने लिए भी नहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्या क्या बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम उस पर डिसीजन शायद उतना नहीं लेते हैं, बच्चे भी, कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं मुकाबले उसके कि हमें बस ये बनना है, वो एक मन में रख लेते हैं। पेरेंट्स को भी होता है बस आपको ये बनना है तो आप ये करिए। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए कि इन्हें देख के हम ये सोचें कि मान लो किसी बच्चे का मसल टोन बहुत अच्छा है, बिल्ड बहुत अच्छा है, स्टैमिना बहुत अच्छा है और उसे खेलने का भी शौक है, तो क्या उसे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? इसी तरीके से दूसरे भी फील्ड्स पे। तो देखिए मैम, हम लोग जब काउंसलर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी 5-6 चीज़ें देखते हैं। जैसे कि उनकी करियर पर्सनालिटी, कि सपोज़ मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान को एक बैंक का टेलर बना दूं, बैंक में उसे सुबह शाम लोगों से बात करनी है, क्या वो अपना काम मज़े से करेगा? नहीं करेगा ना। उसी तरफ से अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट बंदे को वहीं बिठा दूं, तो शाम तक उसके पास 5-6 किस्से भी होंगे आपको सुनाने के लिए और वो बोलेगा आज बहुत मज़ा आया। तो काम एक ही है, लेकिन क्योंकि हम सब अलग अलग लोग हैं, हम लोगों को वो काम अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। तो अगर आप कोई काम ऐसा बच्चे के लिए ढूंढो जिसको ढूंढ के वो खुश रहे पूरा दिन, तो वो डेफिनेटली बेस्ट करेगा ही करेगा। और अगर वो बेस्ट करेगा तो वो एक्सपर्ट बनेगा ही बनेगा। और जब वो एक्सपर्ट बनेगा तो लोग उसके पास आएंगे ही आएंगे, तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो पैसे के पीछे जो बहुत एक क्वेश्चन है जो आपने नहीं पूछा, जो मैं चाहती हूँ आप पूछें जी, कि पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आप बेस्ट होंगे तो हम जब काउंसलिंग करते हैं या जो काउंसलिंग हम चाहते हैं बच्चे करें, उन्हें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करियर लेना चाहिए। उनके छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं जो जोड़ के हम करियर बना देते हैं ताकि वो उसमें लंबे समय तक रहें। उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आज सुबह मुझे मंडे को उठना है और काम पे जाना है, क्योंकि आज की डेट में 80% एडल्ट्स में ये मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया हुआ है। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए शाम तक थक जाते हैं। राइट। तो अगर आपके बच्चे को पता होगा कि आज मैं उठ रहा हूँ तो मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, वो अपने आप उठेगा, वो अपने आप करेगा। तो ऐसे ही उनकी स्किल एंड एबिलिटी देख के कि कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से हाँ स्किल एंड एबिलिटी बढ़ भी सकती है अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, पर ये सब चीज़ें मिला के एक करियर बनता है। तो यही ये काउंसलर करता है कि वो बच्चे के अंदर क्या है उसे बताता है और फिर बच्चा अपने आप डिसीजन लेता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया मैं क्या हूँ और मेरे लिए कौन सा करियर बैठेगा। तो ये डिसीजन कौन लेगा? कई बार बच्चा तो बहुत छोटा है, टीचर्स को लेना चाहिए, पेरेंट्स को लेना चाहिए, या बच्चे को लेना चाहिए, या सबको मिलके लेना चाहिए? किस तरह का एफर्ट होना चाहिए? सब मैम ये कलेक्टिव एफर्ट हो तो सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इनफैक्ट जिसे कहते हैं बहुत इन्वेस्टेड होते हैं। तो अगर वो और बच्चा मिलके डिसीजन लेते एज अ फैमिली तो हमेशा डिसीजन बढ़िया होता है। अकेले बच्चे का डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मिलके एज अ फैमिली आपको हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, तो आपका सक्सेस हमेशा बेहतर होगा। अभी आपने जैसे बात की कि बच्चे को क्या पसंद है, वो उसी तरफ जाना चाहता है, ये करेंगे, लेकिन कई बार मैं देखती हूँ बच्चों को कुछ भी नहीं पसंद होता, बस उन्हें सिर्फ खाना खाना है, मोबाइल देखना है, खेलने जाना है और यही मनोरंजन चाहिए, और उसके अलावा जितना मजबूरी में है स्कूल जाना है, पढ़ना है, उतना करना है। तो इस तरह का अगर बच्चे का एटीट्यूड है तो उसे आप कैसे समझाएंगे कि आपको क्या करना है और आपको किस तरफ जाना है? देखिए मैम, मैंने इतने आज की डेट में मैं कम से कम 800-900 बच्चों के साथ, और बच्चे क्या उनकी फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हूँ। मुझे इतना पता है हर बच्चे में कोई इंटरेस्ट है, शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, जो मैंने बोला करियर इंटरेस्ट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आप नोटिस नहीं करोगे, लेकिन हम एज काउंसलर्स नोटिस करते हैं और उसको जोड़ के कोई करियर बना देते हैं। तो वो चीज़ें आप
एक प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाइए, एक काउंसलर के पास, मैं नहीं कहती मेरे पास आइए, किसी भी काउंसलर के पास ज़रूर जाइए। जो भी आप 2-3 घंटे उनके साथ बिताएंगे ना, उससे आपके बच्चे की करियर की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। वो इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा कि वो खुद ही आपको बोलेगा कि मुझे क्या करना है। आज के समय में इतनी ज़रूरत हमें हो गई है करियर काउंसलर की, क्योंकि इतने सारे न्यू एज करियर आ गए हैं इसलिए, और इतने सारे न्यू एज करियर आ गए उसके बाद भी बच्चे को पीसीबी और पीसीएम दिलवा के इंजीनियर एंड डॉक्टर बनाने का चाव आज तक अभी भी पेरेंट्स का नहीं जा रहा है। उन्हें दिखता है बस ये 2 ही चीज़ें, इनमें से कुछ एक कर लो। तो इसके लिए आप क्या बताएंगी कि हर एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है? देखिए मैम, हम कभी ये नहीं बोलते कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। हम ये कहते हैं आप वो करियर देखिए जो आपके अनुकूल है, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। तो जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एक एग्जाम्पल है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते मेरा गला ख़राब है, तो डॉक्टर आपको फोटोकॉपी करके तो नहीं देता ना कि देखो पीछे वाला बंदा भी बोल रहा था मेरा गला ख़राब है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ले लो। वो आपके हिसाब से 10 सिम्टम्स देखेगा, फिर वो आपको टेस्ट बोलेगा, फिर बोलेगा हाँ आपकी दवाई अलग है, उसकी दवाई अलग है। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, सबका अलग अलग है। आपके लिए क्या सही है हो सकता है दूसरे के लिए सही ना हो। और करियर्स पीसीएम और पीसीबी में डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत करियर है, कम से कम 30 से 40 करियर पीसीबी में है, 30 से 40 करियर पीसीएम में है। सिर्फ हमें अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। क्योंकि न्यू एज करियर्स आजकल जो आ गए हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट और एजुकेशन को मिला के एक नया करियर बना सकते हो। तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में मज़ा आता है और आप बायो कर रहे हो, पीसीबी कर रहे हो, आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो। तो आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया और आपने अपनी बायो की नॉलेज भी पूरी कर ली और आपका एक नया करियर बन गया। सो ये न्यू एज करियर। और अगर मेरे पास बायो है और मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैम उसके अंदर फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स में भी जा सकते हो, बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आप मैनेजरियल रोल्स पे बाद में जा सकते हो। तो बहुत सारे करियर्स हैं जो 2 अलग अलग चीज़ों को मिला के बन जाते हैं और उससे एक नया करियर बन जाता है। तो इसीलिए आज की डेट में ये स्ट्रीम्स की ये करना है ये करना है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं इसमें एक एक करके आपसे लेना चाहती हूँ, सब्जेक्ट के लिए भी, बायो एंड इसके लिए भी, एंड सब्जेक्ट के लिए भी, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए मेरी रुचि मैथ्स में है, तो मेरे लिए इंजीनियर के अलावा और क्या क्या करियर हो सकते हैं? देखिए मैम, एक तो कन्वेंशनल करियर्स हैं जो मैथ्स के हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्किटेक्चर तो है ही है। अब आपने आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे अलग करियर्स हैं, और आर्किटेक्चर के अंदर भी 4-5 करियर्स निकल आते हैं। सिटी प्लानिंग आ जाती है, स्पेस प्लानिंग आ जाती है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स में आप आईटी कर सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एनालिस्ट बन सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। मैथ्स आपके लिए बहुत सारे, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टैटिस्टिक्स की। एक ज़माने में कोई स्टैटिस्टिक्स को पूछता नहीं था। और आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स से इतना प्यारा करियर है। अच्छा। वो आपको डेटा एनालिस्ट बना सकते हैं। आपने और बिजनेस भी उसमें जोड़ दिया तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। तो करियर्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है। करियर्स अपने आप बनते जाते हैं। सिर्फ आपको न्यू एज करियर्स, आज की डेट में पेरेंट्स को क्या लगता है, पीसीएम इज इक्वल टू इंजीनियरिंग, पीसीबी इज इक्वल टू मेडिसिन, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत अच्छे करियर्स हैं जो आपको जल्दी, जैसे मेडिसिन अगर आपने करनी है, हाँ, तो आपको 10-12 साल चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, उससे आप भाग नहीं सकते। अब कितने बच्चों में वो पैशन है, कितने बच्चों में वो सस्टेन करने की हिम्मत है, नहीं है ना। तो उसकी जगह आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में,
तो आप उसको यूज करके कोई नया करियर क्यों नहीं ले लेते जो 4-5 साल में आपको सेट बायो में इंटरेस्ट भी है या फिर हमारा मेडिकल नहीं हम क्रैक कर पाए हैं, तो बायो के लिए मैं इसी तरीके से फिजिक्स के लिए जैसे मैंने पूछा, मैं बायो के लिए भी पूछना चाहती हूँ कि क्या क्या करियर अवेलेबल है अगर मान लो मेरा मेडिकल में नहीं सिलेक्शन हुआ है तो। ओके मैम, देखिए एक तो ये है कि मेडिसिन में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कभी भी आप ब्रेक लेके दोबारा मत ट्राई करिए, क्योंकि उतने समय में आप कोई और करियर लेके बहुत अच्छा कर लेंगे और शायद उससे बेहतर ही करेंगे। सो बायो के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जीनोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बहुत करियर्स है मैम। मैं पूरी लिस्ट आपको देती जाऊंगी तो आपका और ये हॉस्पिटल में भी जो आते हैं ना, मैनेजमेंट एंड ट्रांसक्रिप्शन हॉस्पिटल पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नॉर्मल MBAs ही जाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई हुनरमंद लोग नहीं थे। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हॉस्पिटल्स रिट्रीट्स इतने बन गए हैं, अगर आपने कोई मेडिकल का कुछ भी करा हुआ है उसके साथ आपने बिजनेस मैनेजमेंट करी हुई है तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड करियर। और अगर हमारे पास कॉमर्स या फाइनेंस हैं तो उनके लिए क्या क्या? सो मैम फाइनेंस में तो बहुत अच्छे करियर्स हैं। जो कन्वेंशनल करियर्स है वो हम सबको पता है, CA बन सकते हो आप, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बन सकते हो, लेकिन आज की डेट में आप फिनटेक कर सकते हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, लोगों का फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, एक्चुअरीज बन सकते हो। इतने सारे करियर्स हैं मैम जिसमें आप दो चीज़ें मिक्स कर दो तो आप, इवन फाइनेंशियल साइंटिस्ट भी एक करियर है जिसमें वो स्टडी करते हैं अबाउट फाइनेंसेस। सो हर चीज़ में एक करियर निकल रहा है, सिर्फ हमें ढूंढना है। क्या कोई बायो इंजीनियरिंग नाम ऐसा भी कुछ है? हाँ जी मैम, बायो इंजीनियरिंग भी एक करियर है। बायो इंजीनियरिंग में बेसिकली आप PCM विद बायो कर सकते हो और वो बेसिकली होता है जैसे प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए भी आपको बायो तो चाहिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, और इंजीनियरिंग चाहिए क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। वाह। तो उसको बायो इंजीनियरिंग करते, वो भी एक बहुत अच्छा करियर है। पहले नहीं थी इतनी अवेयरनेस, नहीं थी, बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपसे और जानना चाहूँगी आर्ट के लिए, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं या फिर म्यूज़िक है या फिर डिज़ाइनिंग है ना, तो इस तरह की अगर चीज़ हैं उस तरफ करियर बनाना है या सिंगिंग है तो वो बहुत रिस्की माना जाता है। उसके लिए मतलब पेरेंट्स अलाउ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उनकी बात समझी भी जा सकती है, और जो उसे कर रहा होता है, परस्यू कर रहा होता है, उसे भी डर लगता रहता है कि यार रिस्की है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो क्या होगा, हज़ारों में किसी एक का होता है। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? क्या उन्हें कोई अपने प्लान B रखने चाहिए? मैम हर बच्चे को हमेशा प्लान B और C ज़रूर रखना चाहिए। इवन जो लोग PCB PCM करते हैं, ऑलवेज हैव अ प्लान B, अ प्लान C, क्योंकि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। और कभी आपने अगर कोई एग्ज़ाम भी दिया, चाहे आपने सबसे अच्छा प्रिपेयर किया, शायद उस दिन ना कुछ आए, तो आपको हमेशा पीछे निराश नहीं होना है, कुछ और लेके चलना ही चलना है। और मैम आज की डेट में आर्ट्स के हिसाब से अगर आप आर्ट्स में अगेन अगर आप टेक्नोलॉजी डाल देते हो तो बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स बन जाते हैं। तो आपका आर्टिस्टिक जिसे कहते हैं ना फ्लेयर, वो भी यूज़ हो रहा है और साथ में आप अपने को मोनेटाइज भी कर पा रहे हो। और साथ में अगर आप आर्टिस्ट भी रहना चाहते हो तो ठीक है, आज की डेट में बहुत कॉमन है अलग अलग वर्टिकल्स बनाना। तो हर जिसे कहते हैं ना डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो पहले आप एक हुनर सीखिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, उसके बाद आप 2, 3, 4 जितना करना चाहे कर सकते हैं। आज के वक्त में ऑनलाइन सिस्टम में, वर्चुअल में आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल करियर पाथ हैं, यदि कोई स्टूडेंट उन्हें पिक नहीं करता है और उनके लिए कोई स्ट्रीम्स या PCB या कॉमर्स या कुछ भी ऐसा नहीं चूज़ कर रहा है, तो उसके लिए जैसे आपने बताया है, तो आर्ट वालों के लिए क्या ऐसा हो सकता है अगर वो ट्रेडिशनल नहीं ले रहे हैं? तो मैम सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझें 2 चीज़ें। एक तो होते हैं बच्चे जो सिर्फ वोकेशनल जाना चाहते हैं,
तो वो तो सीधा जाके सर्टिफिकेशंस उस पर्टिकुलर फील्ड में डायरेक्टली 12वीं के बाद कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज निकाले हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी निकाले हुए हैं। लेकिन मेरी सजेशन उनको ये होती है कि पहले आप एक डिग्री ज़रूर पकड़िए, क्योंकि डिग्री आपको एक चीज़ में महारत देती है, प्लस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड बनाती है। लाइफ स्किल भी तो आता है ना, लाइफ स्किल भी आता है। टाइम, आपने किसी भी एजुकेशन के लिए टाइम दिया है तो आप लाइफ स्किल आ रहे हैं आपको। बिल्कुल। और लाइफ स्किल तो हर करियर के लिए जरूरी है, हर करियर के लिए है ना। जरूरी है। रीजनिंग आती Right. है, लॉजिक्स आपके क्लियर होते हैं। सो आइडियली आप डिग्री पहले लीजिए, उसके बाद आपको उसी फील्ड में लगता है कि मैं और कुछ करना चाहता हूँ, तो आप चाहे डिप्लोमा करिए, चाहे सर्टिफिकेशन करिए, या मास्टर्स में जाइए। देखिए मैम, आज का टाइम सिर्फ जनरलिस्ट बनने का नहीं है, आज का टाइम स्पेशलिस्ट बनने का है। क्योंकि आप अगर 10 लोगों में खड़े हो तो कोई इंसान आपके पास क्यों आए? कोई नौकरी के लिए 10 लोग खड़े हैं तो कोई कंपनी आपको क्यों ले? आप में अलग क्या है? वो तभी आएगा जब आप अपने को उस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनाओगे। और वो तभी आएगा जितना आप अंदर किसी सब्जेक्ट में जाते जाएंगे, उतना नॉलेज आपके पास आता जाएगा। तो चाहे आप बैचलर करो या कुछ भी करो, एक उसके ऊपर बिल्ड ज़रूर करो, अपनी स्किल्स बिल्ड करते जाओ, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। AI की बात आपने की, अभी एक स्टडी आई है पिछले दिनों से, जो चैट GPT इतना चल रहा था, तो वो स्टडी आई है कि 58 डेज़ का उन्होंने रिसर्च किया है कि जो ब्रेन चैट GPT यूज़ कर रहा था, उसके मुकाबले जो चैट GPT यूज़ नहीं कर रहा था, वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाया है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाया है। और बामुकाबले उसके कि जो चैट GPT यूज़ कर रहा था, उसे पता ही नहीं है, अगर उससे कुछ दिनों बाद पूछो कि उसने क्या काम किया है, तो वो उसके बारे में नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो चैट GPT का यूज़ करके किया है। तो आप इसमें कितना मानती हैं कि AI नुकसान करने वाला है या फ़ायदा करने वाला है? देखिए मैम, स्किल के उस पर तो मैं जानना चाहती हूँ। इसको थोड़ा सा पर्सनल लेट्स ब्रेक इट डाउन। जी, ठीक है। तो AI के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। AI क्या है? AI बेसिकली जो भी जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है वो उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, एटलीस्ट अभी तक। हाँ बिल्कुल, जब तक कि उसका खुद का दिमाग नहीं बना। ठीक है। तो हम जो भी कहीं पे भी नेट पे होगा वो उसको एसिमुलेट करके आपको पकड़ा देगा। तो एक चीज़ तो है नई जनरेशन की कि वो जो हमारे टाइम में हम एक्सप्लोर करते थे, 10 चीज़ें पता कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कम हो गई है। इसीलिए AI को जितना हम सिर्फ उसलिए, जैसे कि चैट GPT के ओनर ने भी बोला है कि हमें इतना सीरियसली मत लो, हो सकता है हम भी गलत हों। क्योंकि लोग उनको एक तरह से, जैसे कहते हैं, चैट GPT को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू हो गया कि इसने बोला तो ये सही है, काउंसलिंग करा रहे हैं उनसे। हाँ, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई हमें इतना सीरियसली मत लो, हम भी गलत हो सकते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम कहीं से डेटा उठा रहे हैं। अब वो डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी ने जानबूझ के डाला हो वहाँ पे और आपके सिस्टम ने उठा लिया। सो इसलिए वो एक एक्सप्लोरेशन का पाथ बच्चों में अब भी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है अगली जनरेशन हमसे डमर हो जाए। अभी हम बोलते हैं कि हर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से स्मार्ट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम ज़्यादा अगर AI के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो अगली पीढ़ियाँ हमसे डम भी हो सकती हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर ही नहीं करेंगी। उनको जो मिल रहा है हाथ में, उन्हें वही लगेगा कि हाँ यही सही है। तो ये AI एक ऐसी टूल है जो अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है, आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ मैम, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि AI कभी भी लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, राइट। और हम करियर की बात करते हैं तो जो भी करियर्स, क्रिएटिंग करियर्स हैं, वो कभी भी रिडंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि AI अभी तक रिपीट ही कर सकता है। वो काम कर सकता है जो कि एक मशीन कर सकती है, लेकिन क्रिएशन वो नहीं कर सकता। तो एनी काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप नई चीज़ें बना रहे हो, जैसे कोर साइंसेस हो गए, इन्वेंशंस हो गई, जैसे आर्ट हो गई, कल्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो,
ये वो नहीं क्रिएट कर सकती। तो जब तक कि पेरेंट्स ये समझ गए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अभी नहीं इतना है एडवांस, हो सकता है ज़्यादा एडवांस होके एआई इतना वो हो जाए कि सच में नौकरियां खाने लगे। क्या ऐसा आपको लगता है कि एआई नौकरियां खा जाएगा? हम लोगों की नौकरियां वो खाएगा नहीं, लेकिन हमारा नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा। जैसे पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिसेज पोस्टमैन होते थे, आज की डेट में नहीं है। लेकिन क्या हम लोगों को आज भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? क्या कर पा रहे हैं ना? सिर्फ द नेचर हैज चेंज्ड, द वर्क इज द सेम। उसी तरह हम भी एज ह्यूमंस ढलते जाएंगे उसके हिसाब से। तो जो काम मशीन कर पाएगी वो मशीन ही करेगी, लेकिन जो काम इंसान करता है वो इंसान ही करेगा, सिर्फ उसका नेचर बदल जाएगा बस। क्या ये भी कोई डर है कि आज हमने जो करियर ले लिया है और हमने उस पर इतनी मेहनत भी की है और कल जाके वो उसकी कोई रेलिवेंसी ना रहे? ये मैम बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो करियर्स लो जो आपको 10-15 साल आगे भी रेलेवेंट रखें। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यू एज करियर्स में ज़रूर जाएं, क्योंकि वो न्यू एज करियर्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मॉडिफाई हो गए हैं टाइम के साथ। तो ये बहुत सारे कन्वेंशनल करियर्स है, जैसे मैंने आपको अभी बोला पोस्टमैन का जॉब है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो शायद हम जब बचपन में थे हमें दिखते थे, आज नहीं दिखते। जो जॉब्स का लैंडस्केप है वो इतना जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, तो यहाँ की तो फिर वही बात आ जाती है कि जो पुराने बने बनाए हैं उन्हीं पे चलो, एटलीस्ट आपको कोई सरकारी नौकरी वाली बात आ जाती है कि सिक्योरिटी तो रहेगी। तो न्यू एज करियर्स को चुनने के लिए आपने जो बात की, तो उस पर विश्वास कैसे करें बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही? अब न्यू एज करियर्स इसीलिए है क्योंकि वो रेलेवेंट है और वो कम से कम अगले 15-20 साल तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद तो आप एक्सपर्ट हो ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम अपने आप मॉडिफाई हो जाते हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत आराम से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हुनर ज़रूर होना चाहिए, स्किल ज़रूर एक्वायर करो। मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें सोचने के लिए हैं, हमारे समय में तो इतना था भी नहीं। आप सच कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जानते भी बहुत हैं और उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। आप इतने सारे बच्चों से मिलती हैं, पेरेंट्स से भी मिलती हैं, क्या लगता है आपको पेरेंट्स का, टीचर्स का सोशल प्रेशर बच्चों पे होता ही होगा, उससे कैसे डील करना चाहिए? मैम सोशल प्रेशर एज इन मीडिया का? मीडिया का भी, अपने आसपास के, हमारे जो जस्ट एकदम सामने के हैं, जैसे पीयर प्रेशर हो जाता है। उसमें देख के शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, तुम्हें ये करना है, ये वाली चीज़ें भी हैं। पेरेंट्स का भी है, तुम्हें यही करना है, टीचर भी बता रहे हैं, तो बच्चों पे प्रेशर बहुत है। मैम आई थिंक बच्चों पे प्रेशर हमेशा से ही रहा है, और ये हमेशा शर्मा जी का बेटा वाली कहानी तो हमारे समय में भी थी कि वो बड़ा सक्सेसफुल है, आपने क्या किया अपने साथ। लेकिन मुझे लगता है आजकल के, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप ये सोचो कि आप अपनी रेस में खुद दौड़ रहे हो, आप किसी के साथ नहीं दौड़ रहे हो। क्योंकि जब आप अपने को कंपेयर करने लगते हो तभी आपको लगता है आप आगे पीछे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी दौड़ में खुद चल रहा हूँ, मेरी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, और अगर मेरी कैपेबिलिटीज़ मेरी कलेक्शन के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। कभी किसी के साथ कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या, आप उस लड़के से या उस लड़की से जब बात करोगे उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें अपनी रेस में खुद दौड़ना है, और जो इंसान ये कर लेता है, आपको भी मालूम है, वही सुखी रहता है। किसी भी फील्ड में एक सफल हमारा करियर हो, वो कैसे बनाया जा सकता है? कि मतलब मान लो मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो कैसे मैं ये तय कर पाऊँ कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, क्या क्या मेरे एफ़र्ट्स होने चाहिए और कब से मुझे वो एफ़र्ट्स करने चाहिए और कहाँ तक जाके वो ख़त्म होना चाहिए कि हाँ अब मैं सेटल हो गया?
मैम सेटल हो गया का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है 8वीं 9वीं में आप काउंसलिंग कराइए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आप पीसीएम के लिए बने भी हो या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग, मेरे पास एक लड़की आई थी, उसने इंजीनियरिंग करी थी DTU से और फर्स्ट डिफ में करी थी, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल टॉपर होने के बाद उसने कहा मुझे ये नहीं करना। अच्छा। उसने अपने फादर को बोला, उसके फादर ने बोला क्या करना है तुम्हें, कहती मुझे ना ये करिए, ये लोग बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लगते हैं जो HR में काम करते हैं। तो फादर की बड़ी कंपनी थी, उसने कहा ठीक है मैं तुमको अपने फ्रेंड की कंपनी में HR कंपनी में दिलवा देता हूँ नौकरी। उस लड़की ने 1 साल HR में काम किया और उसके बाद कह रही नहीं ये तो बहुत बोरिंग हो गया, ये तो मुझे इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर किसी के थ्रू उसे किसी मेरे पास पहुंचाया गया, मैंने उसके साथ बैठ के बात करी, मैंने बोला यार आपकी एक ही ज़िंदगी है, आपने 4 साल उसमें बर्बाद करे, 1 साल इसमें बर्बाद करा, 5 साल तो आप निकाल चुके हो और आज भी आप भटक ही रहे हो। तो उसने बोला मैम किसी ने मुझे बताया ही नहीं मुझे क्या करना है, मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम PCM में अच्छी हो इंजीनियरिंग कर लो, मैंने कर ली। फिर मुझे लगा नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा, चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? जितनी जल्दी आप अपने को काउंसलिंग कराओगे आपको पता है आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और फिर उसके बाद आप डायरेक्शन लो। एक बहुत ही अगर आप अलाउ करें, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं हर बच्चे को काउंसलिंग में देती हूँ सिखाने के लिए कि काउंसलिंग क्या होती है। जब हम आज की डेट में घर से निकलते हैं तो हम GPS क्यों लगाते हैं? जब GPS नहीं था तब भी हम पहुँच ही जाते थे। लेकिन GPS लगाने का फ़ायदा क्या है आप बताइए? एक तो इतने सही टाइम पे आप सही उस पे पहुंच जाएंगे, जगह जगह आपको पता नहीं करना पड़ेगा और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और आजकल इतने सारे फ्लाईओवर्स और इतने रास्ते ऐसे बन गए हैं तो याद रखना भी मुश्किल रहता है। बिल्कुल मैम, यही काउंसलिंग है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका कौन सा करियर पहुंचना है। तो काउंसलिंग आपको वो दिशा देती है, समय बर्बादी नहीं करने देती है, आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। और जैसे आपने बोला फ्लाईओवर्स हैं, वैसे ही बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मेरा रास्ता कौन सा है ये काउंसलिंग आपको बताती है। तो जितने समय में आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे बिना GPS के, उतने समय में GPS के साथ तो आप शायद बैठ के उनके साथ चाय वाय भी पी लोगे। सेम करियर, आप करियर में पहुंचोगे ज़रूर। मैं सबको बोलती हूँ काउंसलिंग कराओ या ना कराओ, आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। ये मत सोचिए काउंसलिंग नहीं कराई तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन कब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शायद तब तक आप पहुँचते पहुँचते थक ही जाओ कि बस बहुत हो गया। बिल्कुल। सुप्रिया जी, आजकल कोचिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों में, और इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल के लिए हो, उसके लिए बच्चों को स्टार्टिंग से ही, मतलब 8th के बाद से ही कोचिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने तो सुना है 6th से भी कुछ लोग कर रहे हैं स्टार्ट। तो या तो वो कोटा भेज दिए जाते हैं या फिर वो यहाँ पे, और मैं ये नहीं कहती हूँ, सफल भी होते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे भी रिज़ल्ट आते हैं, सफल भी होते हैं, और उस तरफ करियर बनाना, और वो सही है, बहुत सारे बच्चे बन भी जाते हैं उसमें। तो क्या ये वाला रास्ता अपनाना सही है कि अगर मुझे मेडिकल में जाना है तो बस फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, स्कूल छोड़ छाड़ के और कोचिंग करना शुरू कर दूं, या इंजीनियर बनना है तो कहीं पहुंच के कोचिंग करना शुरू कर दूं? किस तरीके से अपने करियर को लेना चाहिए? देखिए मैम, हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है, उन्हें लगता है कि अगर डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया तो बस ये तो इनका करियर अब तो बन गया। तो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप कोटा में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत जल्दी बच्चों को कोचिंग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका टाइम आता है ना डिसाइड करने का 12th तक, वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उन्हें एक टाइम के बाद उस करियर से नफ़रत सी हो जाती है। मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जो 7वीं 8वीं से कोचिंग में थे, लेकिन 12वीं तक आते आते उन्होंने बोला हमें मेडिकल करना ही नहीं है, हम पक चुके हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है ना, हर चीज़ में हम भागते हैं। तो जो फ़न है ना एक सब्जेक्ट का, जो इन्जॉयमेंट है, मतलब
वो एक चीज़ है जो मैंने सीखी है अपने बेटे से। वो कहता है कि फ़न होना चाहिए एक सब्जेक्ट पढ़ने में, मज़ा आना चाहिए। तो स्टडी द सब्जेक्ट फॉर द फन ऑफ स्टडिंग, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू कम फर्स्ट। आप फन से करोगे तो फर्स्ट आ ही जाओगे, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे होते फर्स्ट आने के लिए। और दूसरी चीज़ मैम, अगर आपको मालूम है, शायद मालूम हो, कि IIT में कम से कम 40% ड्रॉप रेट है। क्या आपको मालूम है ये बात? और ये क्यों है आपको मालूम है? नहीं। क्योंकि जब हम इसको अपना एक प्रोजेक्ट बना देते हैं ना, पेरेंट्स और बच्चे, कि इसको IIT में तो डालना ही डालना है, अब ये भी कर ले, अब वो भी कर ले, वो बच्चे ने जान लड़ा दी। वो IIT में घुस तो गया, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब यही मोमेंटम मुझे अगले 4 साल तक चलाना है। वो नहीं चला पाते, क्योंकि अभी तो आप भी लगे हुए हो, आपके ट्यूशन टीचर्स भी लगे हुए हैं, स्कूल भी लगा हुआ है। IIT में तो मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पुश करने वाला नहीं है। तो वहाँ जाके कई बच्चे निराश हो जाते हैं और अपने आसपास इतना कम्पिटिटिव देखकर तो वैसे ही घबरा जाते हैं कि मेरा पीयर तो ये कर रहा है, उसने तो ये कर लिया, मैं कैसे करूँ। तो जो बच्चे सेल्फ स्टार्टर्स नहीं है ना मैम, उनके लिए ऐसी जगहों में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, फिर उनकी मेंटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो ये जो पैकेज लगते हैं ना, बड़े बड़े पैकेज, इन्होंने इतनी हालत ख़राब कर रखी है, इवन बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी, कि IIT से BTech हो गया और IIM से MBA हो गया, उसके बाद तो फिर बढ़िया सा एक हैंडसम पैकेट लग गया आपका। वो इतना बड़ी चीज़ है कि एक पहले टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब का हुआ करता, अब गवर्नमेंट जॉब में कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है वो सारी ज़िंदगी एक, मतलब उन्हें दिख जाता है अपना फ्यूचर। और आजकल कोई भी अपना फ्यूचर देखना नहीं चाहता है, वो अबंडेंस में देखता है अपने आप को, कि लग्जरी है तो भर भर के है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, वहाँ हर किसी को वहाँ पहुँचना है। वो पैकेज जो हैं वो शायद इस तरफ पुश करते हैं हम लोगों को कि इंजीनियर ही बनना है। देखिए मैम, ये सवाल ना आप एक काउंसलर से पूछ रहे हैं और मैं बायस्ड हूँ। मुझे ये लगता है कि इंसान को, मैंने फिर से वही रिपीट करूँगी, इंसान को अपने पैशन के पीछे भागना चाहिए। पैसा आपके पीछे खुद भागेगा। जो इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, उसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, नो मनी इज इनफ फॉर द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ के लिए आपको फिर पैसा चाहिए ही चाहिए। जैसे वो 3 इडियट्स में बोलते थे, तृष्णा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मृग तृष्णा है। आप जितना मिराज है, जितना आप उसके पास पहुंचोगे, वो उतना दूर जाती जाएगी। तो सेटिस्फैक्शन, जो आपने एक बार पहले भी पूछा था मुझसे कि सेटिस्फैक्शन, मैम सेटिस्फैक्शन मन के अंदर है। किसी इंसान के लिए एक अच्छा सा घर और फैमिली में वर्क लाइफ बैलेंस ही सेटिस्फैक्शन है। और किसी के लिए एक प्राइवेट जेट भी कम है कि भाई मुझे एक आइलैंड भी खरीदना है और मुझे ये भी करना है। तो वो सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो जब तक हमें अपनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर भी मैं अपना एक आखिरी सवाल पूछ के इसका इंजीनियरिंग वाला चैप्टर बंद करती हूँ। आज के टाइम में कौन सी स्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम है इंजीनियरिंग का जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है? आप देखिए, अगेन मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी कि इंजीनियरिंग एक PCM इज इक्वल टू इंजीनियरिंग, ये हिंदुस्तानी बोलता है। बाहर के देशों में PCM इज इक्वल टू साइंसेज होता है, मतलब कोर साइंसेज। और मज़े की बात ये है मैम, और ये शायद आपको नहीं पता होगा, कि बाहर के देशों में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ज़्यादा आसान है और कोर साइंसेज में एडमिशन लेना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्रिएटर, बनाने वाला एग्जीक्यूटर से ऊपर होता है हमेशा। हमारे हिंदुस्तान में हमारे अंदर एक ऑब्सेशन है इंजीनियरिंग को लेके, जबकि इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है। कोई चीज़ बनी हुई है, हम उसे अप्लाई करके बना रहे हैं। और जो कोर साइंसेज हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो गई, चाहे वो फिजिक्स हो गई, ये हम खुद बना रहे हैं। तो क्रिएटर्स की हमेशा ज़्यादा कीमत होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इंजीनियर इज इक्वल टू मनी पैकेज होता है, इसीलिए सब उसके पीछे भागते हैं। अब्रॉड स्टडीज़ की आपने बात की, तो एक सबसे बड़ा इस पे मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे जा सकते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे जा सकते हैं, अगर यहाँ से कोई बाहर जाके पढ़ना चाहता है बच्चा, तो क्या एक जनरल सा बता दीजिए, क्या
पाथ होगा जो उसे फॉलो करना? सो मैम, आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है बच्चों में एक क्रेज़ होता है हम बाहर जाके पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं हम क्या पढ़ेंगे, बस हम बाहर जाएंगे। तो वो तो बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा करियर लेना है, मतलब आपको अपना पाथ पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप देश चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपना कॉलेज चूज़ करेंगे, उसके बाद आप कोर्स शुरू करेंगे, ताकि जब आप सिस्टमैटिकली चलते हो तो आपका सक्सेस हमेशा ज़्यादा होता है। सो सिर्फ बाहर का क्रेज़ लेके सोचना कि बाहर तो भाई नेपाल भी है और बांग्लादेश भी है, लेकिन वो आपके करियर में कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो जब अगर आप स्टेम कोर्सेज ले रहे हैं तो आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ, मैं स्टेम में क्या करना चाहता हूँ। मुझे रिसर्च करना है। अच्छा, रिसर्च करना है तो यूएस, जर्मनी, ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं रिसर्च के लिए। अच्छा, मुझे फाइनेंस में जाना है तो आप फाइनेंशियल फील्ड्स के कंट्रीज़ देखो, राइट। आप यूएस जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, आप यूके जा सकते हो, जहाँ पे फाइनेंस हब्स है। तो हमेशा करियर के हिसाब से आपको कंट्री चूज़ करना चाहिए। और फिर बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेरेंट्स का बजट है, वो किस इच्छा से भेजना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती है। लेकिन अगर बच्चे को प्रिपेयर कराना है तो सबसे पहले आप अपना करियर चूज़ करिए और कोशिश करिए कि आप सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ ध्यान ना दें, सब चीज़ की तरफ ध्यान दें। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पोर्ट्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बहुत सारा इंटरेक्शन होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी होना चाहिए। ये मल्टीपल चीज़ें हैं। ये हिंदुस्तान में ही हम सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं। बाहर के देश में कई बार जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं वो भी सिलेक्ट नहीं होते, जबकि कोई बच्चा जो होलसमली सब चीज़ में इन्वॉल्व है वो सिलेक्ट हो जाता है। बिकॉज कॉलेज को लगता है कि ये इंसान होलिस्टिकली बहुत बढ़िया है, वर्सेस कि सिर्फ मैं एकेडमिक्स में ही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत नुआंसेस हैं जो हमें एक बार बैठ के बच्चों के साथ बात करनी पड़ती है। ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी और आप चले ही जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर भी आपके होने चाहिए। बिल्कुल मैम। कई बार ऐसा होता है कि आपने शायद, आपको भी नहीं पता, आपने कोई प्रोजेक्ट करा है जो बहुत बढ़िया है, जिसको किसी यूनिवर्सिटी ने देखा और बोला कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, तो इस बच्चे को ले लो, हम इसको बढ़ाएंगे। क्योंकि वहाँ पे वो उनको हुनर चाहिए, हुनर की हर जगह कदर होती है। फिर वो ले लेते हैं, फिर वो आपको स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एकेडमिक्स लो है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपके पास इस चीज़ को बनाने का कैलिबर है तो बाकी तो हम करा लेंगे। कितना फ़ायदा है बाहर जाके पढ़ के आके इंडिया में जॉब लेने में? मैम बहुत फ़ायदा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनफैक्ट जब आप बाहर जाते हो ना, और इसी से कंसर्न एक और क्वेश्चन जो आई थिंक आप बाद में पूछूंगी। यस। तो जब आप बाहर जाते हो आपका नेटवर्क बढ़ता है, आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हो। जब हम इंडिया में रहते हैं हमारा वही दायरा है, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं हमें नए लोग मिलते हैं, नए एनवायरनमेंट्स मिलते हैं, नई चीज़ें दिखती हैं। तो हम जब वापस आते हैं हम इंडियन नहीं रहते, हम ग्लोबल सिटीजन्स बन जाते हैं। मतलब हम दुनिया के सिटीज़न बन जाते हैं। हम सिर्फ देश के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो आपका जो होराइज़न है वो इतना अच्छा हो जाता है कि जब आप वापस आके भी यहाँ काम करते हो तो आप अपने पीयर्स से ऊपर ही आओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट बदल चुका है। और अगर बाहर ही सेटल होना हो तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें आसान है सेटल होना, और कैसे हुआ जाता है? देखिए मैम, ये बहुत नुआंस चीज़ है। मैं तो सजेस्ट करूँगी बच्चों को कि बाहर सेटल मत होइए। आज की डेट में सारा कुछ हिंदुस्तान में ही है, बाकी के सारे कंट्रीज स्टैग्नेट हो चुके हैं, जैसे कहते हैं ना, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इंडिया एक पोटेंशियल एरिया है। आप पढ़िए, अपस्किल करिए और फिर ज़रूर वापस आइए, आपको उसका फल ज़्यादा मिलेगा वर्सेस बाहर रहने से। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी कई पेरेंट्स होते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर सेटल हो जाएं, पर मुझे लगता है कुछ साल बाद वो बच्चे अपने आप ही अपनी रूट्स पे आते ही आते हैं। लेकिन ये भी इसी तरह का है ना कुछ चीज़ों में, जिस तरह इंजीनियरिंग या मेडिकल का है कि अब आपका बढ़िया सा पैकेज लग गया, बस अब आप बाहर भी पहुंच जाओ।
हाँ मैम, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है 5-7 साल 10 साल आप ज़रूर बाहर रहिए, आप नौकरी भी ज़रूर बाहर करिए, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। वो आपको एक दायरा दे देता है, आपको समझ आ जाता है कि मैं एज अ प्रोफेशनल कहाँ हूँ। हम जिसे कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो फिर हम वो एक जिसे कहते हैं छोटी सी जगह में, हिंदुस्तान बड़ा है लेकिन हम इंडियंस ही हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, 10 लोगों से मिलते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हो, तो उसमें सेटल होना, पता नहीं, अब ये मेरी ओपिनियन है, मुझे लगता है वापस ज़रूर आना चाहिए। आगे जिसको सेटल होना है वो सेटल भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें छोटे से उसमें एक वो बता सकते हैं, जैसे आजकल बाहर जाने के लिए USA है, UK है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे रिसर्च करना है या मैं एक डेंटिस्ट ये हूँ, मुझे उसमें जाना है, तो मुझे कौन से फील्ड में जाना है, तो मुझे कौन सा कंट्री चुनना चाहिए? एक कुछ ऐसा बता सकते हैं छोटा सा? मैम देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको रिसर्च करना है, PCMs करनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए US और जर्मनी से अच्छा कोई देश नहीं है। क्योंकि ये कंट्रीज़ इतना अच्छा आपको मौका देते हैं अपनी रिसर्च करने का, और आपको अपने लैब्स, अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल देते हैं अगर आपको उनको लगता है कि आपके अंदर कैलिबर है। फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल कैपिटल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको फैशन और आर्ट फील्ड्स में जाना है तो इटली बहुत अच्छा है, क्योंकि मिलान बहुत पास है वहाँ पे। अच्छा। फ्रांस बहुत अच्छा है क्योंकि पेरिस बहुत पास है वहाँ पे। और US तो खैर है ही, इट इज़ द हब ऑफ फैशन। न्यूयॉर्क फैशन सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये UK उसके बाद आता है। तो ये सारे कंट्रीज़ में आपको जो मिलेगा एक्सपोजर, वो कहीं नहीं मिलेगा। आज की डेट में एक जो नया कंट्री और जो उभर के आ रहा है वो है UAE। तो दुबई में बहुत सारे UK यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ वहाँ खोली हैं। और इंडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के पास है। आपको पैसा कम लगता है, बच्चा आपको लगता है, क्योंकि हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम, हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है, हम बच्चों से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। तो वो पास में है, आप 3-4 घंटे में पहुँच सकते हो। और प्लस आपको 2 साल 3 साल के बाद एक्सपोजर मिलता है, आप US या UK भी जाके पढ़ सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन अभी नई खुली है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। सिंगापुर बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अच्छा। सिंगापुर की पढ़ाई बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत हुनरमंद बच्चे आते हैं। मैं जानती हूँ आपकी कंपनी बहुत काउंसलिंग करती है बाहर जाने वाले बच्चों के लिए, और अगर आपको लगता है कि ये बच्चा हर तरीके से जा सकता है और कर सकता है और सब कुछ उसका अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप किस तरीके से उन्हें सलाह देते हैं, क्या मदद कर पाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? सो देखिए मैम, अगेन फाइनेंस के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपको स्टूडेंट लोन्स मिल जाते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बात करूँगी जी। और दूसरा है ऐसी डेस्टिनेशंस, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरह से बच्चा जा सकता है। अच्छा। अब स्टूडेंट लोन्स में जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट लोन्स देते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कई बैंक्स बिना कोलैटरल के देते हैं, तो आपको कुछ भी रखना नहीं है उनको देने के लिए। प्लस आपकी EMI शुरू होती है जब बच्चा पढ़ जाता है तब। तो ये इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। और ये गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, उसमें भी अवेलेबल है, ये प्राइवेट बैंक्स में भी अवेलेबल है, तो ज़रूर लेना चाहिए। और कई बार तो पेरेंट्स जैसे बाहर के कंट्रीज़ में करते हैं, यहाँ पे भी करना शुरू हो गए हैं कि भाई तुम पढ़ो, नौकरी करो और तुम अपना लोन खुद भेजो। तो जिससे बच्चे में भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मुझे भी इसको देना है। और अब रही बात डेस्टिनेशंस की, तो मैम बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पढ़ाई इतनी महंगी नहीं है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन कंट्रीज़ में। और UAE इसलिए क्योंकि इंडिया के पास है तो महंगा नहीं है इतना। तो ऐसे कंट्रीज़ में, अब जर्मनी में सिर्फ यही कैच है कि वो बोलते हैं कि उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो बोलते हैं हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन हुनरमंद बच्चा होना चाहिए। तो हुनरमंद बच्चे को 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है वहाँ पे। अच्छा।
लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि इस बच्चे में बहुत कैलिबर है, तो मिल जाता है। इटली में पढ़ाई बहुत सस्ती है। अच्छा। वो आपको 100% नहीं देते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स देते हैं। इसमें एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि मिड एज या प्रोफेशनल्स के लिए क्या संभावनाएं हैं अब्रॉड जाके पढ़ने की या जॉब की? जैसे मान लो मैं डेंटिस्ट हूँ, या मैं कैमरामैन हूँ, या मैं मीडिया में हूँ, या मेरी कोई बिजनेस में हूँ, या मैं स्टडीज़ के लिए ही जाना चाहूँ। मिड एज में मैं अपना करियर या तो स्विच करना चाहूँ या अपने ही करियर को बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहूँ, तो क्या संभावनाएं हैं? सो मैम कुछ कंट्रीज़ में ये कंस्ट्रेंट है कि बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं लेते हो। ओके। बट कई कंट्रीज़ हैं जो आपको दे देते हैं, जॉब सीकर वीज़ा मिलता है जर्मनी में। अगर आप दिखा देते हो कि आप एक बहुत हुनरमंद प्रोफेशनल हो, मतलब या तो आप इंजीनियर हो या आप में कोई ना कोई एक फील्ड का स्पेशलिस्ट हुआ, तो वहाँ पे आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, जहाँ पे आप 18 महीने में वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। और वो बहुत ही अच्छा वीज़ा है जिसमें काफ़ी सारे हुनरमंद लोग वहाँ जाते हैं। यूएई आपको वर्क वीज़ा दे देता है अगर उनको आपके अंदर टैलेंट दिखता है, उनको दिखता है कि आगे काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको प्रमोट करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे अंदर कुछ होना चाहिए, सिर्फ ये सोच के नहीं जाना कि हम वहाँ जाएंगे और फिर नौकरी ढूंढेंगे, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मिड एज में यहाँ इंडिया में रहते हुए अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहते हैं? हालांकि एक एग्जांपल आपने हमें दिया है उस लड़की का, लेकिन क्या उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम कि मैं अपनी 40 में हूँ, अपने 40s में हूँ मैं, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो अब बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैम, ये इस टाइम पे इंडिया में होना और आप एजुकेशन करना, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब बदल रहा है, वो हमको ढाल रहे हैं उस तरह से। तो आप कभी भी उठा के एजुकेशन शुरू कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज चलाती हैं। हाँ, कितना। और हम लोग खुद बहुत सारे मिड एज लोगों को हेल्प करते हैं जब वो बोलते हैं कि नहीं, आज हम इस इंडस्ट्री से बोर हो गए, आप हमें बताइए। तो काउंसलिंग होती है, हम उनकी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं और फिर हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैम, सिर्फ अवेयरनेस की कहानी है। आप जिस दिन अवेयर हो जाओ कि मुझे कुछ और करना है, आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प आपको 1 मिनट में मिल जाएगी और फिर आप अपने आप अपस्किल करके खुश रहोगे। एक और बहुत ही आसान सा तरीका आजकल बच्चे चुनना चाहते हैं सोशल मीडिया का। मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, या यूट्यूब, इंस्टाग्राम या और कोई इसी तरह के करियर को वो चुनना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले ग्रेजुएशन तो कर लें, आप कोई डिग्री तो ले लें, लेकिन नहीं, उन्हें लगता है हम तो इसी में करियर बना लेंगे और हम इसी में कर लेंगे। कल मेटावर्स आ जाएगा और यूट्यूब वीडियोस नहीं रहेंगे, तो क्या होगा अगर उसमें करियर बन भी जाता है? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इसमें रहते हैं कि इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और बहुत कुछ एकदम बूम हो जाएगा हमारा? देखिए मैम, हम लोग सब मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो हर एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर के पीछे 100 अनसक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हर एक मीडिया स्टार के पीछे हज़ारों हैं जिन्होंने कोशिश करी पर वो फेल करे। हमें सिर्फ वही दिखता है क्योंकि हम मीडिया में उन्हीं को देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, आपने खुद रिपीट करा, आप पहले स्किल ज़रूर एक्वायर करिए। बिल्कुल बनिए मीडिया स्टार, बिल्कुल बनिए यूट्यूबर। प्लान भी हमेशा अपने साथ रखिए, नहीं तो जिस दिन ये दुकान बंद हो गई, आपके पास हुनर भी नहीं होगा और पैसा भी नहीं होगा। सो हमेशा स्किल होना चाहिए आपके पास। स्किल, आप स्किल्ड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो। और कुछ नहीं, नौकरी नहीं करनी, फ्रीलांसर बन जाओ, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। लेकिन आपके पास कुछ हुनर तो होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया आपको हुनर नहीं देता, वो थोड़े दिन की चमक धमक है, वो कभी भी जा सकती है। सो इट इज़ नॉट समथिंग आई वुड कॉल अ करियर। इट कैन बी योर साइड हॉल, इट कैनॉट बी योर बेसिक करियर। आप एक करियर ज़रूर रखिए, उसके साथ आप कुछ और करना चाहें, बहुत बढ़िया है।
एक और मेरा सवाल रहेगा बाहर जाने से जुड़ा हुआ, एक ये कि यूजी के लिए जाना चाहिए कि पीजी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को ये डर रहता है कि 12th के बाद ही अगर हमने बच्चे को भेज दिया तो कहीं वो सो कॉल्ड बिगड़ ना जाए या खुद कोई हार्म ना कर ले, गलत संगत में ना पड़ जाए, या सही भी रहेगा उसके लिए या नहीं, ओवर एक्सपोजर ना हो जाए, तो पीजी में भेजेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको आप बताइए, आप क्या समझते हैं? मैम ये आपका ऐसा सवाल है जो मेरे से तकरीबन हर पेरेंट पूछता है। ओके, और ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। और उसका जवाब ये है मैम, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 20 साल पहले हमारा जो नॉर्मली प्रोफेशनल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती थी वो यही होती थी कि हम अंडरग्रेड यहाँ से करेंगे और पोस्ट ग्रेड बाहर से करेंगे, तो हमारे पास बाहर का ठप्पा लग गया अच्छी यूनिवर्सिटी का, हम वापस आएंगे, हमें पैसे अच्छे मिलेंगे। अब इतने सालों में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अंडरग्रेड में जाते हो तो आपकी जो दोस्ती, आपकी जो बॉन्डिंग है वो अलग होती है। अगर हम खुद को भी देखें तो हमारे जो दोस्त कॉलेज में थे उनके साथ आपकी दोस्ती आज भी बहुत अच्छी होगी वर्सेस जो आपको शायद पोस्ट ग्रेड में मिले होंगे। तो अगर आपको ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना है, मेरे हिसाब से 12वीं के बाद बच्चे को ज़रूर अंडरग्रेड में भेजिए। उसे एक्सपोज होने चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, उसका थिंकिंग भी बढ़ेगा, उसका नेटवर्क भी बढ़ेगा। अब कल को वो सपोज़ एक कंपनी खोल लेता है स्टार्टअप, और उसको वो कंपनी किसी और कंट्री में चलानी है। अब वो नए लोगों को तो जानता नहीं है, पर उसे याद आएगा कि मेरे कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का था जो शायद वहाँ इस कंट्री में था, या जापान का लड़का था, मैं उसको कॉल करता हूँ, दोस्ती है, काम बन गया, आपका नेटवर्क बढ़िया बन गया। तो अंडरग्रेड में जो आपके बॉन्ड्स बनते हैं वो पोस्ट ग्रेड में कभी नहीं बनते। तो मेरा ये कहना है कि दूसरी चीज़, पेरेंट्स जो हैं वो, और हम सब इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। और कभी कभी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं अरे हमारा बच्चा तो पानी भी गर्म नहीं कर सकता। आप करा के तो देखिए, वो सब कुछ करते हैं, मेरा खुद का बेटा अकेला पढ़ रहा है जर्मनी में, अंडरग्रेड में है। अच्छा। वो तो सुबह उठता भी नहीं था, उसको उठा के मैं भेजती थी। आज की डेट में अगर उसको एग्जाम देना है 5 बजे उठना है, वो खुद उठ के कॉलेज पहुंच के एग्जाम दे के फ़ोन भी कर देता, 8 बजे के हो गया। तो हम लोग अपने बच्चों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो रखें, वो करेंगे और वो अच्छे ही इंसान बनेंगे। तो आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। बिल्कुल मैं वही जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को ये लगता है बच्चा भी है, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स में काम कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे काम कर सकता है, लेकिन आप इंटरनेशनल उसको पढ़ने नहीं भेजेंगे, पीजी में भेजेंगे, हम ये सोच के चलते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स को लगता है, मैं मानती हूँ खर्चा बहुत होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा उसके रास्ते भी हैं। हम अगर जहाँ जाना चाहते हैं हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। हम अपने आप बच्चों को हम कई बार बहुत ज़्यादा ना बचा के रखते हैं। अब छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब बच्चा चलना सीखता है, ठीक है, आप उसे चलाते हैं, थोड़ी देर के बाद आप हाथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं बताइए? वो तो गिर जाएगा। क्यों छोड़ते हैं? तभी सीखेगा चलना, क्योंकि तो वो बैलेंस बनाना तभी सीखेगा जब अपने ऊपर बनाएगा, अभी तो हमारा सहारा ले रहा है। तो मैम ये चीज़ हम बड़े होके बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये नहीं करते हम इंडियन पेरेंट्स, हम ऐसे ही हैं। हम ये कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और 18 साल का जब हो जाएगा तो हम कहेंगे तुमसे ये भी नहीं होता है। करेक्ट मैम। तो जब हम बचपन में हमें इतनी समझ है कि बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो चलना नहीं सीखेगा, तो बड़े होके हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आप हाथ तो छोड़िए, वो अपने आप चलेगा। एक दो छोटी मोटी गलती तो होंगी ही होंगी, वो तो मैम अब बार बार गिरता भी तो है ना। बचपन में हम देखते हैं पर हम रुक जाते हैं कि ये उठ जाएगा अपने आप। देखते हैं ना, हम भी तो जाके उठा सकते हैं, हम नहीं उठाते क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उठा दिया तो वो चलना नहीं सीखेगा। बस यही चीज़ हमें बड़े होकर भी आइडियल लाइफ की बहुत ज़्यादा आदत शायद हमें है कि सब कुछ सही सही होना चाहिए, कभी किसी ने ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ गलत किया ही नहीं हो। और शायद अपने बच्चों को हम बचाना भी चाहते हैं, जो एक पेरेंट्स का वो रहता है।
सुप्रिया जी, मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है पूरा सेशन हमारा, और बच्चों को इससे ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। आप जाते जाते हमें कुछ टिप्स जो, या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अपने अनुभव में देखती हो, वो शेयर करना चाहती, कोई 3 या 5 पॉइंट जो करियर को चुनने में हमें ध्यान में रखने चाहिए? हाँ मैम, 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स, यस, हाँ दोनों जी। के लिए। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले तो प्लीज़ ट्रेंड्स पे मत जाइए। इस पे मत जाइए कि आज कौन सा करियर चल रहा है। इस पे जाइए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी से मत भागिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में वो टेक्नोलॉजी डालिए और उनको उससे प्यार करना सिखाइए, डराना नहीं और उसको यूज़ करना नहीं। देखिए, हम कंज्यूमर्स बन के टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं और हम क्रिएटर बन के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंज्यूमर नहीं बनना, हमें क्रिएटर बनना है। तो कंज्यूमर तो वो है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप 10-10, 12-12 घंटे लगे हुए हैं, वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर आपने कुछ क्रिएट करा, आपने कुछ बनाया और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको क्रिएटर बनना है। सो टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए, बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बताइए। 90% जब मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बिहेवियरल काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को, हम लोगों की आदत है, वी टॉक डाउन टू किड्स, वी नेवर टॉक विद देम, क्योंकि हमें लगता है अरे अभी तो ये मेरा बच्चा था ना, अभी मैं इसको बोल रहा था उठो, अभी बैठो, अभी अपने दिमाग में क्यों बोल रहा है मुझे ये नहीं करना। तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमें सब सही पता होता है। हाँ, तो हमें आदत है टॉक डाउन करने की। जिस दिन आप टॉक विद करोगे ना, आप देखोगे आपका 2 वे चैनल खुल जाएगा और बच्चे आपको बहुत कुछ बताएंगे। और जब वो बताते हैं तो सुनिए, उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी सिर्फ इतनी ही सलाह है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सुनिए, सिर्फ बताइए नहीं, ज़रूर बताइए, लेकिन सुनिए भी। और बच्चों के लिए, ये है कि माँ बाप को थोड़ी पेशेंस से सुनिए। हम होते हैं ना, बच्चे जब माँ बाप बोलते हैं उनके कान बंद हो जाते हैं। हाँ। उनको लगता है ये तो हमेशा इसका उल्टा करना है, क्योंकि हाँ, हमें पता है। तो एक बार आप बच्चों को बोलने, मेरा बच्चों को यही सलाह है, एक बार साथ में बैठो और अपनी बात कहने की कोशिश करो, वो ज़रूर सुनेंगे। और अगर आपको किसी करियर के लिए कोई क्यूरोसिटी है या कुछ है, काउंसलर से जल्दी मिलो, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि वो करियर आपके लिए है भी कि नहीं। और अगर है तो आप जल्दी उसकी तरफ चलना शुरू कर दो, क्योंकि पहुंच तो आप लेट में भी जाओगे, मैंने पहले भी बोला, लेकिन जितनी जल्दी चलोगे उतना आराम से पहुंचोगे। बस इतना ही है, बहुत सिंपल है काउंसलिंग। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी जानी है और मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी जानी होंगी। और आप आई, अपने अपना समय निकाला, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं बच्चों से बात कर सकूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बच्चे आपकी ज़्यादा सुनते हैं जब पेरेंट्स के अलावा कोई बीच में आ जाता है, और आपकी बात का वज़न तब ज़्यादा हो जाता है। काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को आज के टाइम में मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि उनके पास उस बारे में बात करने के लिए डिग्री है, और आज की जनरेशन को और आज के समय में आपके पास होना चाहिए कुछ बेस जिसके आधार पे आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें सुना जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।